बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे दिन बैंक पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने इमरान को अपने कमरे में बुलाया और कल जो कुछ यहाँ हुआ तो बताया। वो मुंह खोले हैरत से मेरी बात सुनता रहा। हैरान कुन बल्कि नाकाबिले यकीन बात है खान साहब, वो मेरे खामोश होने के बाद बोला, अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं भी यही कहता। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बाहर निकल गया। इसकी वापसी में ज़्यादा देर ना लगी। खान साहब, मैंने अशरफ से पूछा है। वो कसमें कहता है बेशक इससे हलफ ले लें, वो ना इसने किसी को अंदर आने दिया और ना किसी को देखा है। खान साहब, इसे इस बैंक में मुलाजमत करते हुए 7 साल हो गए हैं, आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं आई। 5 वक्त का नमाजी और अपनी ड्यूटी का पाबंद है। फिर वो सब क्या था? मैं बुरी तरह उलझ गया। मैं खुद हैरान हूँ, इस बैंक में मुझे 12 साल हो गए हैं मुलाजमत करते हुए, कभी इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ, ना इस हुलिये का कोई आदमी यहाँ आया। अच्छा ये बताओ, यहाँ हिंदू रहते हैं कहीं आसपास? यहाँ से तकरीबन 7-8 कोस दूर स्पेरों की एक बस्ती है। वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो तो बहुत गरीब और बेचारे किस्म के लोग हैं। गलियों में घूम फिर कर शाम का तमाशा दिखाते और भीख मांगते हैं। हाँ, छोटी मोटी चोरियाँ ज़रूर करते हैं अगर दाव लग जाए। इसके अलावा इनके बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी, उसने बताया। अच्छा छोड़ो इस बात को, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर वो दोबारा आया तो देख लेंगे। हम कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर वो अपनी सीट पर चला गया। मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फसल की कटाई हो चुकी थी। इन दिनों बैंक में काम ज़्यादा होता था। काम करते करते 5 बज गए। छुट्टी के वक्त हम बाहर निकलने लगे तो इमरान कहने लगा, खान भाई, मैंने एक मकान आपकी रिहाइश के लिए देखा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 कमरे, बाथरूम और सैन हैं। ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस गुजारा है। रहने दो इमरान, इतना खूबसूरत बंगला छोड़कर साइमा 2 कमरों के तंग से मकान में कभी न जाएगी। वैसे भी वो अब एडजस्ट हो चुकी है। इसके बाद कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। दरअसल मुझे तो पहले ही यकीन न था कि इस घर में ऐसा कोई फजूल चक्कर है, लेकिन साइमा की वजह से परेशान था। इसके बाद बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं बैंक जाने लगा तो साइमा ने मुझे याद दिलाया कि माली और पौधों का बंदोबस्त करना है। शाम को जब हम आने लगे तो मैंने इमरान से माली और पौधों का जिक्र किया। वो कहने लगा, मेरे एक दोस्त हैं रज़ाक साहब, उन्होंने बहुत बड़ी नर्सरी बनाई हुई है, चल कर उनसे पौधे भी ले आते हैं, वहीं से माली का बंदोबस्त भी हो जाएगा। दोपहर को बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। मेरा मकसद शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल करना भी था। हम दोनों गपशप करते चले जा रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से मेरी कमीज़ पकड़ ली। मैं चूक कर मुड़ा। वो एक मैला के चेहरा मलंग था। इसके सिर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और वो लाल अंगारा आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। अचानक उसने हज़ियानी अंदाज से कह कर लगाया, पकड़ा गया, आखिरकार पकड़ा गया। इस बार उसका शिकार तू है, सुन लिया, इस बार उसका शिकार तू है। मैंने जेब में हाथ डाला ताकि उसको कुछ दे सकूं। लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। पागल है बेचारा, किसी ने कहा। वो सबसे बेनियाज मेरी आंखों में देख रहा था, जिनमें अजीब सी कशिश थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर इसके हाथ पर रख दिया। इसने नोट मुंह में डाला और निकल गया। फिर कह के लगाने लगा। इमरान ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा, बाबा जी अब हमें जाने दें। उसने इमरान की बात पर ज़रा ध्यान न दिया। साधु क्या कहता था? उसने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की। मैं बुरी तरह चूक गया। सब कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तो तुझ पर आशिक हो गई है। वो सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, बीवी के पल्लू से बंध जा। सुना मैं क्या कह रहा हूँ? उसने सरगोशी की। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वाकई कुछ न समझा था। अहमक है तू, कुछ नहीं समझेगा। आग से ना खेल, वो तो आग है, आग जल जाएगा। हा हा हा, उसने एक वैश्याना कह कर लगाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने इमरान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेचारा पागल है। मैंने नफ़ी में सिर हिलाया। तुमने शायद उसकी बात गौर से नहीं सुनी। वो कह रहा था, साधु क्या कहता था?
वाकई मैंने नहीं सुना। इमरान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसने मेरे कान में सरगोशी की थी। मैंने कहा, हम दोबारा चल पड़े। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मलंग की बातों का क्या मतलब था। क्या वो साधु को जानता था? वो किसकी बात कर रहा था? कौन आगे बीवी के पल्लू से बंध जा, उसका मतलब भी मेरी समझ में ना आया। बल्कि सच पूछें तो मैं उसकी कोई बात ना समझ सका था। अजीब बेरब्त बातें थी। साधु ने भी कुछ बेमायनी सी बातें की थी। नर्सरी से पौधों और माली दोनों का बंदोबस्त हो गया था। वापसी पर मेरी नज़र इस मलंग को तलाश करती रही वापसी पर मेरी नज़रें इस मलंग को तलाश करती रहीं, पर वो ना मिला। घर पहुंचकर मैंने साइमा को बताया, कल माली और पौधे पहुंच जाएंगे। वो लॉन में जाकर जगह देखने लगी जहां कल उसने माली से पौधे लगवाने थे। बच्चे अंदर कमरे में बैठे खेल रहे थे। मैं बेड पर लेट गया। मेरे जहन में अभी उस मलंग की बातें गूंज रही थी। साधु क्या कहता था, उसकी सरगोशी जैसे अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। खाना लाऊं खान साहब? साइमा ने अंदर आकर पूछा। हाँ, ले आओ, मैंने कहा। सब ने वहीं बैठकर खाना खाया। शाम होने को थी। सर्दी में इजाफा होने लगा। खाना खाने के बाद बच्चे सो गए। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? जब से बाहर से आए हैं मैं देख रही हूँ आप चुप चुप से हैं। खैरियत तो है? साइमा ने मेरे पास बैठते हुए पूछा। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं, बस काम की ज़्यादती है, इसलिए उसके बारे में सोच विचार कर रहा था। मैं उसे साधु और मलंग की बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं सोच रही थी कि हम सब कुछ दिनों के लिए लाहौर चले। आप 2-3 दिन की छुट्टी ले लें। सच बड़ा दिल कर रहा है सबसे मिलने को। मुझे तो शायद छुट्टी न मिल सके। इतनी जल्दी छुट्टी मैं लेना भी नहीं चाहता। तुम चली जाओ बच्चों को लेकर, मैंने कहा। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। क्यों? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कमाल करते हैं आप भी। खाना कहाँ से खाएंगे? इतनी दूर जाकर कम से कम 1 हफ़्ता तो रहना पड़ेगा। इतने दिन आपकी ज़रूरियात का ख्याल कौन रखेगा? वो ऐसी ही थी हर दम मेरा ख्याल रखने वाली। इसीलिए तो कहता हूँ दूसरी शादी करने दो। एक एक बीवी अगर कहीं जाए तो दूसरी ख्याल रखने को मौजूद हो। मैंने हंसते हुए उसे छेड़ा। ठीक है, कर ले दूसरी शादी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, कर लें दूसरी शादी, मैं चली जाती हूँ। आप जी बैर कर उसके साथ रह लें, आपकी हसरत पूरी हो जाएगी, उसने गुस्से से कहा और उठकर जाने लगी। मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो अपने ध्यान में थी। झटका खाकर मेरे ऊपर आन गिरी। स्याह घने बाल मेरे चेहरे पर फैल गए। मैंने एक गहरी सांस ली। उसके वजूद की खुशबू से मुअत्तर हो गया। हसीन आंखें पानियों से भर गई थी। जिस किस्म का मजाक मैं भी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। इस किस्म का मजाक भी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने उसका हसीन चेहरा उठाया। मैंने उसका हसीन चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अरे अरे बेवकूफ़, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। उसने डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जो हों। इस दिन मैं अपनी जान दे। हेलो। मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जा हों। उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती होगी। मैंने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। मेरे इस अंदाज पर वो हंस पड़ी। आइंदा ऐसा मजाक नहीं करना, वो बोली। मैंने उसकी नाक को चुटकी में पकड़ कर कहा, ठीक है मलका आलिया ग़ुलाम, आइंदा इस बात का ध्यान रखेगा। उसने मुस्कुरा कर सिर इस्बात में हिला दिया। मेरे मजबूर करने पर वो दूसरे दिन बच्चों के साथ लाहौर चली गई। उन्हें कोच में बैठाकर मैं बैंक चला गया। थोड़ी देर बाद मोहम्मद शरीफ इजाज़त लेकर अंदर आ गया। वो इसी बैंक में क्लर्क था, नहायत मुत्तकी और परहेज़गार। इसमें बाइस्मा था, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, पाबंद शरह था।
ہر وقت وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہر وقت وہ ذکر تھا اندر آ سکتا ہوں جناب؟ وہ دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں شریف صاحب، آپ بلا اجازت اندر آ جایا کریں، پوچھا نہ کریں۔ میں اس کے احترام میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے ادب سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور کہنے لگا، خان صاحب پرسوں میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، میری خواہش ہے آپ اس میں شرکت کر کے مجھے عزت بخشیں۔ کیوں نہیں محمد شریف، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، آپ جیسا نیک انسان اپنی دعوت میں بلائے۔ جناب کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ آپ بڑے افسر ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں۔ وہ سراپائے انکسار بن گیا۔ ایسی بات نہیں، بڑی تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بندے تو سب برابر ہیں۔ یہ درجے بندیاں بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں تاکہ دنیا کا نظام احسن طریقے سے چلتا رہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولا، تو پھر میں توقع رکھوں آپ تشریف لا کر میری عزت افزائی کریں گے؟ کیوں نہیں شریف، میں باخوشی آؤں گا۔ شکریہ جناب، السلام علیکم۔ اس نے جاتے جاتے سلام کیا۔ 5:30 بجے میں بینک سے نکلا، پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں خراما چلا جا رہا تھا، اچانک میری نظر اسی ملنگ پر پڑی جو کل ہمیں ملا تھا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا، اس کی رفتار خاصی تیز تھی، میں تقریباً دوڑ رہا تھا۔ اس نے اچانک پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر اپنی رفتار تیز کر لی۔ میں جتنا تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا، لیکن اس کے اور میرے درمیان فاصلہ برقرار رہا۔ بازار سے نکل کر میں نے دوڑنا شروع کر دیا، جلد ہی شہر سے باہر آ گئے۔ وہ کبھی مڑ کر میری طرف دیکھتا، مسکراتا، پھر اپنی رفتار مزید تیز کر لیتا۔ مجھے اس کی تیز رفتاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب کھیت شروع ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے ایک کھیت کے کنارے پر رک گیا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر لی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت کے کنارے رک گیا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر لی۔ اچانک مجھے کسی چیز کی ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ سخت چوٹ آئی، گھٹنے میں بری طرح چھل گئے، پینٹ بھی اس جگہ سے پھٹ گئی۔ جلدی سے اٹھ کے ملنگ کی طرف دیکھا، لیکن وہ غائب تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے تو جیسے زمین کھا گئی تھی۔ کھیتوں میں فصل بھی نہ تھی کہ میں سوچتا وہ فصلوں میں گھس گیا ہوگا۔ میں جلدی سے اس جگہ پہنچا جہاں وہ میرے گرنے سے قبل کھڑا تھا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں بری طرح اچھل پڑا۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے وہی سادھو کھڑا تھا جو بینک کا وقت ختم ہونے کے بعد نہ جانے کس طرح اندر داخل ہونے اور کمرے سے نکلنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کس کارن اتنا بے عقل ہو رہا ہے؟ بالغ کسے تلاش کر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی۔ ملنگ کی نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے ہی میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس پر وہ منحوس سادھو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی کو نہیں، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ اب اتنے کیا وچار ہیں؟ میں نے اس دن تجھ سے ایک پرشن پوچھا تھا، مجھے ابھی تک اس کا اتر نہیں ملا۔ اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے کچھ سوچ کر نرم لہجے میں کہا۔ اس کے موٹے بھدے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔